हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने आया हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उससे पहले जस्ट कुछ बेसिक बात तुमसे मैं कर लूँ। सबसे पहले तुम्हारे मन के अंदर भी जो डर बना हुआ है, जब से तुम्हारे प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुए हैं तब से तुमने जो भी तुम्हारे अंदर जो भी डरावने ख्याल आ रहे हैं कि यार मेरा एडमिशन कहीं होगा भी या नहीं होगा, देखो इस वीडियो को देखने बाद कहीं ना कहीं वो जो तुम्हारा डर है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आज तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जो तुम सोच रहे हो सीयूईटी, उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड सीयूईटी है, पहली बार हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे समझाना मेरा फर्ज बनता है। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उनके भी डर थोड़ी सी कम तो हो ही जाए। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बेसिक बात बता दूं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताने से पहले। देखो, सीयूईटी के जो एग्जाम्स हुए इस बारी, वो डिफरेंट फेजेस में हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 तक, और डिफरेंट सेशंस थे उसमें, डिफरेंट स्लॉट्स थे। डे वन के अंदर स्लॉट 1 था, स्लॉट 2 था। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, सारे सेशंस के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स बने होंगे वो भी डिफरेंट बने होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे सेम क्वेश्चंस तुम्हें दे दिए गए। तुम्हारे दोस्त ने जिस पर्टिकुलर डेट को एग्जाम दिया उससे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर तुम्हारा रहा होगा। तो अब ऐसा तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस के लेवल हो वो सेम होंगे। हो सकता है कि तुम्हारा पेपर लेवल इजी रहा हो और तुम्हारे दोस्त का पेपर लेवल टफ रहा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो सेम बनाया जाए। तो अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि क्वेश्चंस के लेवल डिफरेंट है, किसी के इजी है तो किसी के मॉडरेट है तो किसी के टफ है। तो कहीं ना कहीं जो इजी पेपर वाला होगा उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे होंगे, तो वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है यहाँ पे। और अगर यही हम समझे, जो टफ लेवल पे बैठा हुआ है, जिसने टफ लेवल का पेपर दिया है, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज फेस करने को मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए एनटीए लेकर आता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, और इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है परसेंटाइल्स का। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज परसेंटाइल्स। देखो, उससे पहले और एक बात सुन लो, थोड़ा सा देखो, बात करने आया हूं तो टाइम लगने वाला है। सेशन में लास्ट तक बने रहना, क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। बहुत कम लोग ये तुम्हें बताएंगे, नहीं बताते हैं, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। देखो होता क्या है यहाँ पे, मैं तुम्हें अगर एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा जूम करके, अभी से 1 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, 1 साल 10 महीने पिछले सेशंस की अगर मैं बात बताऊं, तो उस टाइम हुआ करता था कट ऑफ सिस्टम। कट ऑफ सिस्टम कि जिसका मार्क्स 280 से 300 के बीच में उसको मेन कैंपस मिलेगा। खासकर मैं बीएचयू की बात कर रहा हूं। अगर वहीं मैं डीयू की बात करूं तो वहां पे परसेंटेज बेसिस पे 98.9%, 99.8% ऐसे कुछ कट ऑफ्स बनकर निकल कर आते थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ बच्चे को डिसएडवांटेज होता था, तो इसको एलिमिनेट करते हुए लाया गया परसेंटाइल सिस्टम। और इसी परसेंटाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है हमारे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, समझेंगे चीजों को, बहुत ही सुकून से समझेंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पे जो भी कहानी बताई गई है एनटीए की तरफ से, एनटीए के ब्रोशर में, सीयूईटी के ब्रोशर में ज्यादातर बातें मैंने तुम्हें बता दी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस पैराग्राफ में, आई होप तुम्हें विजिबल होगा हर एक चीज। हाँ चलो, क्लियर है। इस पैराग्राफ को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे। हर सेशंस के क्वेश्चंस जो थे वो डिफरेंट थे। डिफिकल्टी लेवल जो थी क्वेश्चन की वो भी डिफरेंट थे। एग्जैक्टली सेम तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते कि रहे। किसी कैंडिडेट को रिलेटिवली टफ क्वेश्चन मिल गया था तो किसी को इजी क्वेश्चन मिल गया था। तो उसी को देखते हुए जिनको कम मार्क्स मिल रहा है अभी, है ना, बहुत बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हो, कमेंट बता रहे हो कि भैया मेरा तो इतना कम मार्क्स आ रहा है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं, हो सकता है तुम्हारा पेपर टफ बना हो। तो उसी को देखते हुए एनटीए क्या ला रही है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। पहली बार नहीं आ रहा है, एनटीए का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो बड़े बड़े लेवल ऑफ एग्जाम्स में वो इंप्लीमेंट करती है इस प्रोसीजर को। तो जो कि किस पे बेस्ड होगा, परसेंटाइल स्कोर्स पे बेस्ड होगा, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग दैट कि एक कैंडिडेट का ट्रू मेरिट बने, आइडेंटिफाई कर पाए, एंड दैट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज क्रिएटेड इन द एबव कंटेक्स्ट. The normalization process set out below shall be adopted for complying the NTA scores for the multi-sessions paper. different sessions हुए, उसके जो different papers थे सबको normalize करते हुए, so that एक proper कह सकते हो ट्रू मेरिट बनकर निकल कर आए, जो तुम्हारे स्कोर कार्ड्स होंगे वो ट्रूली मेरिट दिखाए। तो ये बात हो गई। अब इसमें इस पैराग्राफ में बस इतनी सी बात बोली गई है कि ये जो होते हैं स्कोर्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं, इसके थ्रू हम कैंडिडेट के मार्क्स को कंपेयर करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता आया।
बस इतनी सी बात यहाँ पे बोली गई। अब मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे समझाने वाला हूं, एक टर्म यहाँ पे समझ लो मेरे साथ, व्हाट इज रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब होता है हाईएस्ट स्कोर। क्या है हाईएस्ट स्कोर, ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारा पेपर था 16 अगस्त को, दिख रहा है ना, हाँ 16 अगस्त को तुम्हारा पेपर था स्लॉट 1 में। उस स्लॉट 1 टोटल मार्क्स कितने थे, 600, ठीक है, 600 मार्क्स के पेपर थे। और जो टॉपर भाई साहब थे उनका मार्क्स आया उसमें 520, या फिर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट स्कोर की, ये 520 क्या है, हाईएस्ट स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर उस सेशन का, उस स्लॉट का क्या रहा, 520 रहा। तो ये जो हाईएस्ट स्कोर है इसको मान लिया जाता है, क्या मानेंगे इसको हम, इसको मान लिया जाता है रॉ स्कोर। क्या है ये, रॉ स्कोर है बेसिकली, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी सेशन में, किसी स्लॉट में जो पेपर हुआ है वो है 700 नंबर का, और 700 में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो 650 का गया है, तो ये जो 650 है ये हाईएस्ट मार्क्स है, और इस हाईएस्ट मार्क्स को रॉ स्कोर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, बेसिक बात है। क्यों बता रहे हो भाई, जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? नहीं यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने आया हूं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। समझा दूंगा तो टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी, तुम किसी को समझा पाओगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो ये चीज तुम समझ गए। अब देखना यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूं परसेंटाइल स्कोर्स के बारे में। देखो अभी ध्यान से सुनते जाओगे, लास्ट में टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। अभी लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हो, फालतू का यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। सुनना, परसेंटाइल स्कोर्स। परसेंटाइल स्कोर्स आर स्कोर्स जो कि बेस्ड होते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस पे ऑफ ऑल दोज हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, क्या, अपीयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। टोटल कैंडिडेट्स अगर 5 लाख है और अपीयर बस हुए हैं 3 लाख स्टूडेंट एग्जामिनेशन में, तो जो परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा वो बस 3 लाख बच्चों का ही कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब जितने बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं बस उतने ही बच्चे का यहाँ पे परसेंटाइल उनको कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ना कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने अपीयर हो रहे हैं बस उनके ही मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेशन में, परसेंटाइल के कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर्स क्या स्कोर्स होते हैं, कैसे स्कोर्स होते हैं, जो कि रिलेटिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। अब किन के रिलेटिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, वैसे बच्चे जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो मार्क्स है, ये डिफर करते हैं 100 to 0 हर एक सेशन के, चाहे वो सेशन 1 हो, सेशन 2 हो, सेशन 3 हो, ठीक है। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स। परसेंटाइल स्कोर क्या इंडिकेट करता है, कैंडिडेट का वो परसेंटेज जो कि स्कोर किया गया है इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। देयरफॉर जो टॉपर होंगे, जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, उसको सेम परसेंटाइल मिलेगा, मतलब 100 से उसको डिनोट किया जाएगा। रॉ वाला डेटा मैंने बताया था ना, वही है यहाँ पे। अब देखो एक चीज यहां पे मैं तुम्हें समझा दूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट में देखना क्या बोला गया, परसेंटाइल स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा अप टू 7 डेसिमल्स। क्या है 7 डेसिमल्स? पहले देखो हुआ क्या करता था कि तुमने सुना होगा कि बहुत बच्चों का मार्क्स आ गया 98.2%, 98.2% आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चे का, हो सकता है 50 बच्चे का आ गया हो, 60 बच्चे का आया हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्योस क्रिएट कर सकता है, एक सीट पे बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए एनटीए ने परसेंटाइल सिस्टम में इसको एक्सटेंड करा है अप टू 7 डेसिमल्स, जिससे क्या हो कि बंचिंग इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके, और टाइज जो बन जाते हैं, एक ही सीट पे बहुत सारे बच्चे, एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे, उसको टोटली खत्म किया जा सके। अब परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए एनटीए ने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है, कैसे है, 100 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए हैं सेशन में विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। एग्जांपल से समझाऊंगा आगे, एक चार्ट एनटीए की तरफ से। देखो ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूं, ये एनटीए का ब्राउजर है, तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सीयूईटी के लिए जो ब्राउजर रिलीज किया गया था, उसी ब्राउजर में सारी बातें एक्सप्लेन की गई है, तो उसी बातें को यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तो 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए सेशन में विथ रॉ स्कोर, रॉ स्कोर क्या, हाईएस्ट स्कोर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द सेशंस। टोटल बोला गया है, ऊपर में क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि सेशन में अपीयर हुए विथ रॉ स्कोर, मतलब विथ हाईएस्ट मार्क, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अपीयर हुए हैं उस सेशन में, टोटल कितने कैंडिडेट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे सपोज करो, ये इस चार्ट पे मैं तुम्हें लेकर आता हूं, चलो विजिबल है सब कुछ। यहां पे तुम देखना, यहां पे 4 सेशंस दे रखे हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 एंड सेशन 4। हर एक सेशन के डे 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2,
सेशन 3 में डे 2 शिफ्ट 1, सेशन 4 में डे 2 शिफ्ट 2, ये शिफ्ट बनाया गया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बताया गया, कितने कैंडिडेट्स एब्सेंट थे एग्जामिनेशन में, कितने कैंडिडेट अपेयर हुए एग्जामिनेशन में, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या रहा उस सेशन का। तो अभी ऊपर हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ अपेयर कैंडिडेट को लिया कंसिडरेशन में लिया जाएगा परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए। तो मतलब ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है एब्सेंट वाला। तो अब यहां पे तुम देखोगे ये है हाईएस्ट स्कोर, मतलब इस सेशन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए वो थे 28,012 कैंडिडेट्स, और हाईएस्ट मार्क्स रहा 335 और लोएस्ट मार्क्स रहा कितना, -39। सिमिलरली अगर हम चले यहां पे सेशन 2 में, सेशन 2 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, तो 32,541 कैंडिडेट्स अपेयर हुए एग्जामिनेशन में, जिसमें कि हाईएस्ट मार्क्स गया है 346 और लोएस्ट मार्क्स -38। उसी प्रोसेस में देखा जाए तो यहां पे सेशन 3 सेशन 4 का दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे तुम देखना हाईएस्ट रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल स्कोर को यहां पे एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले हाईएस्ट रॉ स्कोर निकाल लिया, फिर यहां पे हम लो स्कोर निकालते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटाइल्स को डिफाइन करते हैं। अब यहां पे देख लो जरा, टोटल कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए, 2802, हाईएस्ट स्कोर कितना है, 335 है। कैंडिडेट जो कि स्कोर कर रहे हैं इक्वल और लेस देन दी हाईएस्ट स्कोर वो इतने हैं। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगाया गया, फॉर्मूला याद है ऊपर में कितना था, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर इक्वल टू द रॉ डेटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना। तो यहां पे कितना है, 28,012 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में कितने अपेयर हो रहे हैं, 28,012। तो 28,012 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब यहां पे हमारा निकल कर आ जाएगा परसेंटाइल स्कोर। सेम चीज हम यहां सेशन 2 के टॉपर के लिए निकालेंगे, सेशन 3 के हाईएस्ट मार्क्स के लिए निकालेंगे, और सेशन 4 के हाईएस्ट मार्क्स के लिए निकालेंगे। यहां पे क्लियरली हेडिंग दे रखा है कि सबसे पहले हम यहां पे हाईएस्ट रॉ स्कोर परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं लोएस्ट रॉ स्कोर और परसेंटाइल स्कोर। लोएस्ट रॉ और परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे, मान लो जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे 28,012, उनमें से जो लोएस्ट मार्क्स गया वो था -39। तो जो लोएस्ट मार्क्स होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 से। ऊपर हमने देखा था कि जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को हम लोग हाईएस्ट बोलते हैं, और हाईएस्ट को 100 से डिनोट किया जाता है, और लोएस्ट जो होता है, लोएस्ट को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। तो लोएस्ट मार्क्स जो गया है वो -39 गया है, और उसको हमने 1 से डिनोट किया। तो अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, 1/28,012 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा लोएस्ट परसेंटाइल कितना होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो हाईएस्ट परसेंटाइल गया 99.892645%, इस प्रकार से परसेंटाइल कुछ गया, और लोएस्ट भी उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि अगर हमें थोड़ा और डिटेल में समझना हो, जैसे कि ये तो हो गया टॉपर वाला ए सेक्शन जो है, यहाँ पे 331 स्कोर हाईएस्ट वाला बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे, मान लो किसी बच्चे का जो स्कोर है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर आ रहा है 121, मान लो, जस्ट एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी में यही आएगा, एग्जांपल दिया गया है। किसी बच्चे का स्कोर यहाँ पे आया 121, तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है कि 121 स्कोर करने वाले टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो 37,244 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 37,244 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं 121 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, तो 41,326 कैंडिडेट है। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा परसेंटाइल यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, दैट इज 90.1224411 परसेंटाइल। अब यहाँ पे देखो 7 डेसिमल तुम्हें समझ आ रहा है, ये है 7 डेसिमल। अब जरूरी तो नहीं है कि सेम ही हो जाएगा किसी का, तो इसी को देखते हुए इसी को बोलते हैं बंचिंग इफेक्ट को खत्म करना, टाई अप इफेक्ट को खत्म करना। 7 डेसिमल्स तक हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया है। तो ये चीज तुम्हें समझ आया। चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे तुम देख लो। मान लो किसी बच्चे का मार्क्स आ रहा है 41। कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स 41 आया है, तो 20,851 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स आ रहा है 41। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने दे रखे हैं उस सेशन में जो कि अपेयर हुए एग्जामिनेशन के लिए, 41,326 कैंडिडेट्स अपेयर हुए एग्जामिनेशन में, जिसमें से कि 20,851 कैंडिडेट्स स्कोर कर रहे हैं 41 मार्क्स। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उनका परसेंटाइल निकल कर आ जाएगा 50.4549194 परसेंटाइल, ठीक है। इस यहाँ पे 41 का रॉ स्कोर हो गया। सेम चीज कुछ वैसे कैंडिडेट्स जिनका 25 आ रहा है मार्क्स, तो उनके लिए ऐसा है
तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आई होप तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है। हो सकता है तुम्हें कुछ भी समझ ना आया हो और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें तुम्हें पता चली हो। क्या हमारे लिए रेलिवेंट है? नहीं, रेलिवेंट नहीं है। ये बताने का पर्पस ये था कि तुम्हें अभी समझना होगा कि जो CUET के प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुए हैं उसमें जो भी तुम्हारे मार्क्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, वो रियलिटी में वर्क नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो प्रोविजनल आंसर की है। जैसे ही NTA का स्कोर कार्ड आएगा उसमें जाहिर सी बात है कुछ और स्कोर्स तुम्हारे निकल कर आएंगे और उस स्कोर्स के बेसिस पे तुम्हारा वहां पे परसेंटाइल डिफाइन किया गया होगा और उस परसेंटाइल पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी अप्लाइड होगा। क्यों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया? क्योंकि किसी भी बच्चे को यहां पे किसी भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी ना हो। जिसका पेपर इजी था वो अनफेयर एडवांटेज ना लेकर जाए, जिसका पेपर टफ था उसको कोई डिसएडवांटेज ना मिल जाए। उसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लाया गया और सारे बच्चों का मार्क्स एक सेम लेवल पे इक्वालिटी के साथ, एक कह सकते हो ट्रूली मेरिट बेस्ड स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा जिसमें कि तुम्हारा परसेंटाइल बेस्ड होगा। अब तो सबसे पहली बात तुम ये भूल ही जाओ कि कट ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं बोलूंगा, फिलहाल मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए ही बोलता हूं। तो ये जो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो मेरे मार्क्स 600 में 400 आ रहे हैं, कोई बच्चा तो ऐसा बोल देता है कि मेरे 600 में 600 आ रहे हैं, तो मानकर चलो वो झूठ है। सीधी बात, वो झूठ है। तुम्हें बस टेंशन देने के लिए वो बातें की जा रही हैं। बस आराम से वेट करो, कुछ दिन की बात है, NTA तुम्हारे परसेंटाइल्स रिलीज कर देगा और वो परसेंटाइल तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम देखकर खुश होने वाले हो उस परसेंटाइल को। नॉर्मलाइजेशन है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चैलेंज क्वेश्चन होंगे जिससे कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मार्क्स जो होगा वो बूस्ट होगा। ये फाइनल मार्क्स नहीं है जिसको लेके तुम लोग अभी फिलहाल डिप्रेस हो रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल शांति से सुकून से बैठो, रिजल्ट आने दो, स्कोर कार्ड आने दो। और अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हैं और ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि सारे बच्चों का स्कोर्स जो होगा वो उनके रेस्पेक्टिव सेशन से कंपेयर किया जाएगा। जैसे चलो एक बात और बता दूं यहाँ पे मैं तुम्हें, मान लो तुमने 16 अगस्त को पेपर दिया, ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स को 16 अगस्त वाले बच्चों के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, उस बेसिस पे फिर तुम्हारे परसेंटाइल्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स 26 अगस्त वालों से कंपेयर कर देंगे या फिर 6 जुलाई वालों से कंपेयर कर देंगे हम। तुम्हारे डे स्लॉट शिफ्ट जो भी रहता है उसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, परसेंटाइल तैयार करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लाएंगे उसमें, उसके बाद तुम्हारा मार्क्स तुम्हें दे दिया जाएगा। समझ गए कि हर एक चीज क्लियर हो गया ना? अब फिर भी तुम्हारा अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने कोशिश किया है कि तुम्हारे हर एक डाउट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करूं, सो दैट एक छोटी सी भी डाउट तुम्हारे माइंड में हिट ना करे और तुम्हें कहीं ना कहीं वो टेंशन में ना लेकर जाए। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। वीडियो को एक लाइक देकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।